नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर हम बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। मनी सेंट्रल में डिटेल में चर्चा करने से पहले आपको बताएंगे कि आज कौन से बड़े मुद्दे हमारे पास हैं। पहला, देश के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती दिख रही। देश के दूर दराज के इलाकों तक लोगों को कैसे तेज स्पीड वाला इंटरनेट मिलेगा, इसे लेकर जियो और एयरटेल ने एलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ करार किया है। अब इसके क्या मायने हैं आपके लिए, इसमें क्या है खास, इसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो खबर है सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा बड़ा डेटा आया। ये आंकड़े एक फिक्र पैदा कर रहे हैं। बाजार की गिरावट क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर भारी पड़ने वाली? क्या कहते हैं फरवरी के AMFI के आंकड़े, इसकी पड़ताल करेंगे आज। इसके अलावा आज बात करेंगे ट्रंप की और उनके भारत के साथ टैरिफ वाले पूरे मामले की। इस मामले में भारत सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और ट्रंप का भी एक बड़ा बयान आया। इस मामले पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कारोबार से लेकर शेयर बाजार तक बहुत कुछ इस पर टिका हुआ है। और आखिर में बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, जिसे लेकर एक बड़ी फिक्र पैदा हो रही और अब इस मामले में रिजर्व बैंक ने भी दखल दे दिया है। तो चलिए करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़े बदलाव की आहट शुरू हो गई है। जिस सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या और आसान भाषा में कहें तो सैटेलाइट के जरिए आपके फोन में इंटरनेट लाने की चर्चा बीते कुछ वर्षों से चल रही थी, वो अब जमीनी धरातल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टारलिंक के साथ एयरटेल और मुकेश अंबानी की जियो ने एक एग्रीमेंट कर लिया है, यानी अब जल्द ही देश के दूर दराज के इलाकों में मौजूद लोगों को भी तेज स्पीड इंटरनेट मिलने का जो रास्ता है अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि क्या ये इतना सस्ता होगा कि आम लोग इसे ले पाएंगे? ओवर टू यू सर। बिल्कुल, जब सैटकॉम की बात चलती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात चलती है, या सैटेलाइट के जरिए आम आदमी के मोबाइल पे इंटरनेट लाने की, मोबाइल सर्विसेज लाने की बात चलती है, तो वहाँ सबसे अहम मुद्दा जो है इस वक्त वो इसी बात का है कि क्या ये सर्विसेज अफोर्डेबल होंगी। अब उसको लेके चूँकि पूरी चर्चा 2-2.5 साल पहले से चल रही कि सैटकॉम लाना चाहिए, सैटकॉम को लेके क्या रूल होने चाहिए, इसको लेके एक लंबी बहस चली कि जो स्पेक्ट्रम होगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए वो किस तरह से दिया जाना चाहिए, उसको लेके रात तकरार चली। विदेशी कंपनियां स्टारलिंक को आने देना चाहिए कि या नहीं आने देना चाहिए, इसको लेके भी बड़ा बवाल चला। कंपनियां, भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो विरोध में खड़ी हुई कि नहीं, बाहर की कंपनियों से ज़्यादा बेहतर है कि इंडियन कंपनीज़ को इस पूरे मामले में रखा जाए, शामिल किया जाए। और इस कवायद के बाद आखिरकार अब आकर अचानक से पहले एयरटेल की कल खबर आई कि एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ करार किया है, और उसके बाद आज खबर आई कि जियो ने भी स्टारलिंक के साथ एलॉन मस्क की कंपनी के साथ करार कर लिया है। और अब भारत में जो दूर दराज के इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है, वहाँ लोगों को ये सर्विसेज मोबाइल पे तेज स्पीड वाला इंटरनेट पहुँचाने की एक अब जो पहला जो वो है कदम सर, वो एक तरह से उठा लिया गया है। सवाल इसी बात का लेकिन रहेगा कि क्या ये सर्विसेज इतनी सस्ती होंगी कि जंगल में, देहात में रहने वाला कोई आदमी उस सर्विस को खरीद पाए। जी सर, आगे चलेंगे, प्राइसिंग पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों के मन में ये पहले सवाल आया सर कि ये जियो, ये एयरटेल, ये लोग तो लड़ा करते थे सर, सरकार से कहा करते थे कि इनकी एंट्री बंद कर दीजिए, मत कीजिए, एलोकेशन कीजिएगा या लाइसेंस दीजिएगा, या किस जो बात थी सर उसको आसान भाषा में समझना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें चौंकाने वाली एक बड़ी बात यह है कि अचानक से कल और आज के बीच में ही दोनों बड़ी कंपनियां, पहले नंबर की टेलीकॉम ऑपरेटर जियो और दूसरे नंबर पे एयरटेल, दोनों के एक के बाद एक समझौते स्टारलिंक के साथ हुए। अब अगर समझना चाहें हम तो इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारत इस वक्त अमेरिका के साथ एक टैरिफ को लेके एक डील, एक एग्रीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। अभी भी ट्रंप ने एक बार बोला है कि अल्कोहल पर भारत 150% की ड्यूटी
चार्ज करता है, एग्री प्रोडक्ट्स पे 100% की ड्यूटी चार्ज कर रहा है। वहाँ पे एक और बात यह है कि हाल में ही जो कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे हैं जो पीयूष गोयल, वो अमेरिका थे। एक दौर की बातचीत अमेरिकी अफसरों के साथ हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है सर कि ये फिर से जा सकते हैं अमेरिका। बिल्कुल, वो फिर भारत आए। माना ये जा रहा है कि जो अमेरिकी अफसर हैं ट्रेड डील को लेके, उन्होंने कहा है कि हमको और रियायतें चाहिए अमेरिका को, तो अब शायद एक और डील को लेके हो सकता है, क्या भारत ऑफर कर सकता है उसको लेके पीयूष गोयल फिर अगले एक आध हफ्ते के भीतर अमेरिका जा सकते हैं, वहाँ फिर बैठक होगी। इस पूरे के पूरे बैकड्रॉप में ये समझौता हुआ है। एलन मस्क को आप ये समझिए वहाँ डोजे को हेड कर रहे हैं, वो अमेरिका में ट्रंप के साथ उनकी करीबी, उनकी नज़दीकी, वाकिफ़ है पूरी दुनिया इस बात से। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन एक जो रार तकरार चल रही थी वो आपने बताया, उसमें जेफ बेजोस की भी कंपनी है आपकी। इसको लेके स्पेक्ट्रम को क्या हम नीलाम करें, ये कहानी हम कई बार हम इस बात को चर्चा कर चुके अपने प्रोग्राम्स में अलग अलग लेवल पे, कि जियो लंबे वक्त तक ये चाहती थी कि स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम होगा उसको नीलाम किया जाना चाहिए, हर कंपनी को उसके लिए एक पैसा चुकाना चाहिए। एयरटेल और बाकी कंपनियां चाहती थी कि नहीं, इसको एलोकेट किया जाए। बाद में सरकार इस बात के लिए तैयार हुई, डीओटी इस बात के लिए तैयार हुआ कि जो स्पेक्ट्रम है सैटेलाइट का वो उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करेंगे, सब कंपनियों को ज़रूरत के हिसाब से वो दिया जाएगा और उसके हिसाब से आप सेटकॉम को फिर लॉन्च कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यही थी, एक तर्क यही था कि जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाला आदमी है, जो गरीब जनता है, उसके लिए इंटरनेट मोबाइल पर अफोर्डेबल हो सके, वो उसका सबसे बड़ा मकसद था। और अगर आप इसको नीलाम करेंगे तो शायद ये मकसद कहीं पीछे छूट जाएगा। सर चर्चा में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे सर, ये सेटकॉम होता क्या है सर? ये जो कहा जा रहा है कि इंटरनेट जो है अब सैटेलाइट के थ्रू आएगा, तो अभी कैसे आ रहा है सर, ये भी समझाइएगा। अभी तो जो वायर्ड हैं, जो आपका ऑप्टिक फाइबर है उसके जरिए, टावर लगे हुए हैं उसके जरिए, और फिर वो आपके मोबाइल पर या जो वायर्ड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस है वो वायर्ड फॉर्म में आपके घर पे आती है। ये तरीका है। इसमें एक लंबा चौड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट शामिल है, जिसमें वायर बिछाना और बाकी आपके खर्चे हैं, मैन पावर का खर्चा है, बाकी टावर को मेंटेन करने के वो सब तमाम खर्चे हैं। सैटेलाइट के जरिए सीधा आपका सैटेलाइट पर आपकी जाता है जो भी स्पेक्ट्रम की जो वो है, और वो सीधा आपके घर पर आपके मोबाइल पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। उसमें कॉस्टिंग बहुत कम है, आपको एक लंबा चौड़ा खर्च नहीं करना पड़ता, हालांकि कॉस्टिंग फिर भी है। तो अब वो खर्चा बचेगा। माना ये जा रहा है कि उस खर्च को जब बचाया जाएगा तो भले जो आपके घर पे ब्रॉडबैंड सर्विस आती है उसकी जो स्पीड है उससे थोड़ी कम रहेगी स्पीड, लेकिन आप गांव देहात में भी आसानी से अच्छा इंटरनेट आप चला सकते हैं। 100-125 Mbps तक की स्पीड को हासिल किया जा सकता है। तो कॉस्टिंग का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी प्राइसिंग क्या रहती है, भारत के लिए सबसे बड़ा मसला यही है। चलिए सर, प्राइसिंग पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले एक आंकड़ा है सर, सरकारी आंकड़ा है। देखिए हमारे देश में सर दूर दराज के इलाकों में जो इंटरनेट की पहुंच है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि मार्च 2024 तक ग्रामीण टेली डेंसिटी जो है 59.1% थी, यानी इसमें अभी 41% का गुंजाइश है, गैप है। स्टारलिंक इन क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर जो है साबित हो सकता है, क्योंकि दुर्गम इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा हो सर या डिजिटल स्वास्थ्य सेवा हो, उसमें कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी होगी। आप इस बात को और आसान भाषा में समझाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों तक, और मैं तो समझ रहा था सर कि भारत नेट भी है, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, कहा जा रहा था कि हर गांव, हर जिला, जवार सब जगह उसमें स्कूलों को, उसमें ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की बात है। सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और जो दूसरी बात आपने कही कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं, जिसमें आप अस्पताल हो गए, आपके शैक्षणिक संस्थान हो गए, स्कूल हो गए, स्मार्ट क्लासेस हो जाएंगी उसमें, वहाँ भी अगर आपको इंटरनेट पहुँचाना है, उसके लिए अगर आपके पास वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं है तो उसका मतलब है कि आप सेटकॉम से उस मुसीबत को हल कर सकते हैं। और यही एक बड़ी वजह है शायद कि सरकार इसको पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसको एलोकेट करना चाहती है, उसको बेचना नहीं चाहती, क्योंकि इसका फ़ायदा दूर दराज में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा देने में बहुत सहायक साबित होगा। टेलीमेडिसिन की आप बात कर रहे हैं। चलिए सर, अब आते हैं प्राइसिंग पर कि भाई क्या ये सस्ता होगा। पिछले साल की बात है सर, जब से जो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन आइडिया हो, इन लोगों ने जो अपने टैरिफ प्लान्स बढ़ाए थे उसके लिए बहुत रोष था।
व्यक्ति जितने भी आम जनमानस हो, मिडिल क्लास हो, वो पहले कहा कि फ्री में मिलता है इंटरनेट, अब उसको बढ़ाकर 100 रुपये प्रति महीने की खर्च पे लाया गया। अब जो है हालात ऐसे हैं सर, 800 रुपये आदमी भर रहा है 84 दिन के पैक के लिए। यानी अगर वो आंकड़े देखिएगा तो 2 से 250 से 300 के बीच में वो आंकड़ा बैठ रहा है। अगर जनता सबसे पहले अगर ये खबर सुन रही है कि स्टारलिंक आ जाएगा, स्टारलिंक आ जाएगा, तो उसके मन में एक सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या भाई अब हम लोग फिर से क्या बहुत सस्ते इंटरनेट प्लान्स पर आ जाएंगे? तो अब हम आपसे प्राइसिंग पर चर्चा करेंगे, क्या सस्ता होगा या दूर की खीर है सर? नहीं, देखिए आपने जो बात कही, पिछले साल अगस्त में टैरिफ बढ़ाए, मोबाइल के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे किए गए, और ये भी माना जाता है कि इस साल और प्राइसिंग बढ़ सकती है, आपके मोबाइल के जो किराए हैं वो और महंगे हो सकते हैं। पिछले साल इस चीज़ को लेकर रोष बढ़ा, गुस्सा बढ़ा लोगों में, लोग बड़े पैमाने पर स्विच हुए BSNL की तरफ। तो इसके बावजूद कंपनियों ने किराए कम नहीं किए। डेटा का जो बंडलिंग करके देने की बात है कि आप मोबाइल का जो वॉइस के साथ डेटा को आप बंडल करके देंगे, उसको लेके भी ट्राई ने कहा कि आप विदाउट डेटा आप प्लेन वनीला आप दीजिए, कि जिसको केवल बात करनी है फ़ोन से, उसके लिए भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए, हर प्लान के साथ आपको डेटा नहीं देना। अब चूंकि इस पूरी कहानी से एक चीज़ ये निकल के आती है कि भारत का जो मार्केट है वो अभी भी बड़े पैमाने पर लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये से ज़्यादा या 150 रुपये से ज़्यादा उनके लिए खर्च करना अभी मुमकिन नहीं है मोबाइल पर, और गरीब तबके तक मोबाइल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ एसेंशियल सर्विसेज जुड़ी हुई हैं। आधार हो गया, पैन हो गया, या बाकी दूसरी सर्विसेज, हर जगह आपको अपने DBT भी लेना है तो वहाँ पे भी आपको मोबाइल नंबर ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप सेटकॉम लाने वाले हैं जिसका टारगेट ऑडियंस या जिसका टारगेट कस्टमर जो है वो आपका गांव देहात का रहने वाला वर्ग है, बड़े तबके, बड़े मोटे तौर पे, वहां पर आपकी प्राइसिंग क्या होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है। अगर स्टारलिंक का जियो के साथ या एयरटेल के साथ अगर जो ऑफरिंग है वो अगर महंगी साबित होती है, अगर वो नॉर्मल रेट से महंगा साबित होता है, तो क्या बड़ी आबादी देश की उसको अडॉप्ट कर पाएगी, क्या वो उसका फ़ायदा उठा पाएगी, ये देखना होगा। और जाहिर तौर पर इसमें आखिर में सरकार का दखल महत्वपूर्ण हो सकता है। सर, भूटान पर भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। स्टारलिंक ने हालांकि अभी इंडिया के प्लान की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी मुल्क है भूटान में, वहाँ स्टारलिंक आ चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, 2 प्लान्स वहाँ चल रहे हैं सर। रेसिडेंशियल लाइट प्लान है जो 3000 रुपये प्रति महीने के बैठ रहा है। स्पीड इसमें आपको मिल रही है 23 Mbps से लेकर 100 Mbps का। इसमें आप ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। दूसरा प्लान है प्रवीण सर, स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल प्लान, ये बैठ रहा है 4200 रुपये प्रति महीने का, और इसमें स्पीड आपको मिल रही है 25 Mbps से लेकर 110 Mbps के आसपास। इसमें हालांकि आप SD स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आप ले पाएंगे। इन आंकड़ों से तो मुझे लग रहा है कि सर कि ये बहुत महंगा सौदा है। नहीं, अभी देखिए, अभी हम इतनी जल्दी इसमें अंदाजा भी नहीं लगा सकते जी। अभी स्टारलिंक को भारत में बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होंगे, ट्राई से चाहिए होंगे, DOT से चाहिए होंगे, उसके बाद वो ज़मीनी स्तर पर इसको ला सकेंगे जी। फिर सरकार का मामला आ जाता है। सरकार अगर स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर रही है, स्पेक्ट्रम को बांट रही है और उसका कोई कॉस्ट नहीं ले रही है, तो सरकार का इसमें एक से आ जाता है, एक दखल आ जाता है कि आपको प्राइसिंग ऐसी रखनी होगी। उसके बाद अभी अगले 8, 9, 10 महीने या 1 साल के बाद ये कुछ दिखना शुरू होंगे, कुछ इलाकों में सर्विसेज शुरू होंगी, पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, तब देखा जाएगा कि वास्तव में कॉस्टिंग क्या है और उसकी ऑफरिंग क्या होती, किस लेवल पे प्लान्स आते हैं। लेकिन अगर महंगे होंगे तो जो पर्पस है वो जाहिर तौर पर वो पूरा नहीं हो पाएगा। सर, इसमें एक और पेज है, उस पर भी सरसरी नज़र आप दे दीजिए कि 30% जो हायर टैक्सेशन है फॉरेन डिजिटल सर्विसेज पर इंडिया में जो है, वो भी कहा जा रहा है कि वो भी इसमें ना जो प्राइसिंग को लेकर जो रार तकरार है वो बढ़ा सकती है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है माना जा रहा है। 30% अगर चार्ज करना, उसके हिसाब से अगर ये जो आंकड़ा बैठेगा कि अगर इंडिया में आएगा स्टारलिंक तो वो 3500 रुपये से लेकर 4500 रुपये प्रति महीने का प्लान बैठेगा। तो चूंकि आपने उस पर स्पष्टीकरण दे ही दिया है, कुछ ऐड अगर 3500 रुपये या 4500 रुपये, मैं सीधी एक बात पूछता हूँ, अभी हम सबके घरों में ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, ठीक है, हम उसका कितना पे करते हैं मंथली? जी 600 रुपये, बहुत हुआ तो 700 रुपये, 600, 700 या बहुत होगा तो कोई 800 रुपये पे करता होगा। चलिए ना भाई, 1000 मान लीजिए, 1000 रुपये भी कोई नहीं पे करता होगा। 700, 800 रुपये तक मैक्सिमम लिमिट है। एक सामान्य परिवार इतना ही खर्च करता है ब्रॉडबैंड के लिए, उससे ऊपर उसके लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कंजम्पशन होता भी नहीं है। तो कहाँ 600 रुपये है, कहाँ आप 3000 रुपये, प्लस क्या है कि आप ऐसे इलाकों के लिए ये सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो
तबका कितना वल्नरेबल है, वहाँ आमदनी कितनी है, वो चीज़ें देखनी होंगी। अब जहाँ कमाई कम है वहाँ अगर आप 4,000 रुपये का मंथली का प्लान देंगे तो जाहिर तौर पर फिर वो पर्पस को सॉल्व करता हुआ नजर नहीं आएगा। हो सकता है सरकार कुछ इसमें छूट और रियायतें दे, टैक्स पे बिल्कुल दे सकती है सरकार। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपके हमारे जैसे तमाम इन्वेस्टर्स की परेशानी को दिखाती है। शेयर बाजार पर पड़ी मार में अब तक ये लग रहा था कि शायद म्यूचुअल फंड्स बचे रहेंगे। आम इन्वेस्टर्स भी पूरी ताकत से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे थे, लेकिन फरवरी में ऐसा लगता है कि अब इन्वेस्टर्स ने भी हार मान ली है। AMFI के आंकड़े आए हैं जो काफी फिक्र पैदा करने वाले। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो जो है 26% गिरकर 29,303 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि जनवरी में ये जो आंकड़ा था 39,687 करोड़ रुपए का था, यानी 40,000 करोड़ के आसपास था। मार जो है स्मॉल कैप फंड्स पर भी पड़ी है, जहां इनफ्लो जो है 35% गिरकर 3,722 करोड़ रुपए पर आ गया। जनवरी में जो आंकड़ा था 5,720 करोड़ रुपए का था। मिड कैप फंड्स में भी जो इनफ्लो है वहां भी 34% गिरावट देखने को मिल रहा है। जनवरी में ये जो इनफ्लो था 5,147 करोड़ रुपए था, जो फरवरी में 3,406 करोड़ रुपए पर आ गया। इतना ही नहीं सर, SIP इनफ्लो में भी गिरावट आई है। मेरा आपसे सवाल है सर कि बाजार की मार से म्यूचुअल फंड्स भी हो गए बेहाल? बिल्कुल, ये साफ तौर पर आंकड़ों से जाहिर हो रहा है। अभी तक जो जनवरी तक के जब आंकड़े आए थे तब हम इस बात को मान के चल रहे थे कि म्यूचुअल फंड शायद खुद को बचाने में, या लोग जो रिटेल एक इन्वेस्टर है जिसका म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा कायम हुआ है पिछले 5-10 साल में, वो बिल्कुल पक्का होके ये बैठा है कि नहीं, हमने भी उस बात को कहा कि मैच्योर दिखाई दे रहा है, करोड़पति हम बन जाएंगे। करोड़पति हम बन जाएंगे। उस तबके को ये लगा कि आप टिके रहिए, बने रहिए, और मार्केट में ये शॉर्ट टर्म का उतार चढ़ाव है। लेकिन जो एक्सपर्ट कह रहे थे, जो जानकार भी कह रहे थे कि अगर मार्केट में गिरावट परसिस्ट करती है, अगर और लंबी चलती है, तो जो म्यूचुअल फंड हैं, जो SIPs हैं, वहाँ पर हमको फिर स्टॉपेज दिखाई देंगे, वहाँ पर हमको इन्फ्लोस कम होते हुए दिखाई देंगे। और जो फरवरी का आंकड़ा आ रहा है ये उस ओर इशारा कर रहा है कि लोग बाजार की मार के बाद अब म्यूचुअल फंड पे भी मार पड़ गई है। शायद लोग अब हाथ रुक रहे हैं कि नहीं, अभी हमको थोड़ा ठहरना चाहिए, अब थोड़ा सा बच के, क्योंकि एक आगाज जैसे 2-3 जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड हैं वो अगर हम देखें, सबसे पहला इक्विटी इनफ्लोज में आपने बताया कि 26% की गिरावट है, 39,000 करोड़ वर्सेस 29,000 करोड़। ठीक है, एक ट्रेंड ये है, यहाँ गिरावट आई। दूसरी गिरावट आप देखिए कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं, जो सबसे ज्यादा जिनमें बुलिशनेस दिखाई दी पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 साल 4 साल का अगर आप ट्रेंड देख लीजिए, तो सबसे तगड़े रिटर्न भी स्मॉल कैप फंड्स में आए और मिड कैप फंड्स में आए, और वहां सबसे ज्यादा SIPs और बाकी लमसम इन्वेस्टमेंट भी आया, 35% और 34%। ये गिरावट है आपकी जनवरी वर्सेस फरवरी में स्मॉल कैप फंड्स में और मिड कैप फंड्स में, इनफ्लोज में। सर, क्या मैं इस गिरावट वाली बात जब चल रही है सर, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि इसमें हम नरेंद्र साहब को जोड़ सकते हैं क्या? उन्होंने भी कहा था कि जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स है वहाँ पर से निकल जाइए, SIPs अगर चालू रख रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। हालांकि इसका वार तकरार एडलवाइस की जो CEO हैं राधिका गुप्ता ने भी कहा था कि देखिए ऐसी बहस में मत पड़िए, 10 दिन की होती है ऐसी बहस, लेकिन अब आंकड़े तो साफ दिखा रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए जब क्राइसिस आती है तो जानकार भी भिड़ जाते हैं आपस में। संभवतः वही मामला है कि इंडस्ट्री के 2 बड़े दिग्गज हैं, उनके बीच में इस बात को लेकर तकरार हुई कि क्या मिड और स्मॉल कैप में गलत वक्त में गलत प्रोडक्ट में पैसा लगाने वाली बात एस नरेन ने कही थी, और राधिका गुप्ता ने कहा कि नहीं, लंबे वक्त तक टिके रहिए, हम शायद ज़्यादा वो हो रहे हैं, उसको लेके नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन ट्रेंड जो हैं वो अब यही बता रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को लेके जो एक उत्साह था वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। 35% की गिरावट मंथ ऑन मंथ की, वो बड़ी गिरावट है, या 34% की गिरावट। दूसरा ट्रेंड एक जो है, जो पकड़ में आ रहा है, वो ये है कि थीमेटिक और सेक्टोरल जो फंड्स हैं वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पूरे 11 कैटेगरीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो वहाँ आ रहा है, 5,700 करोड़ के आसपास आया है। उसके बाद आपका फ्लैक्सी कैप में आया है, फ्लैक्सी कैप जो फंड्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मार्केट से अलग है, वो है डेट फंड्स में। डेट फंड्स में नेट आउटफ्लो दिखा है 6,500 करोड़ से आसपास का, जबकि इससे पिछले महीने 1,28,000 करोड़ का इनफ्लो था। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर डेट फंड से लोगों ने विड्रॉल क्यों किया है पैसा,
क्यों निकाला, वहां पे आउटफ्लो क्यों नजर आ रहा है जी। क्योंकि डेट फंड्स तो मार्केट से बाहर है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे एक तयशुदा ब्याज दर रहती है, वहां से पैसा निकालने का मतलब क्या है ये हमको समझना होगा। क्या कंजम्पशन वाला मामला तो नहीं है सर कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वहां से पैसा निकाल रहे हैं लोग? ऐसा हो सकता है। एक बड़ी निकासी है जो मैं देख रहा हूं, 6525 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दिखाई दिया है, जबकि जनवरी में 1,28,000 करोड़ का ये आमद थी, इनफ्लो था जी। ये एक बड़ा ट्रेंड है, इसको एक्सपर्ट्स जाहिर तौर पर बताएंगे कि आखिर क्या इसके पीछे वजह रही है। एक SIP इनफ्लो का डेटा है जो पिछले कुछ महीने बाद से जो लगातार बढ़ रहा था, 26,000 करोड़ रुपए पर था, वो पहली बार गिरकर 25,999 करोड़ रुपए पर फरवरी में आ गया है। जनवरी में 26,400 करोड़ था, इससे पहले दिसंबर में 26,459 करोड़ रुपए था। सर कई लाख माफ कीजिएगा, SIP अकाउंट्स भी बंद हुए थे। बिल्कुल, वो फरवरी का जो डेटा है वो भी चौंकाने वाला है, वो भी जनवरी के मुकाबले बढ़ा है। जनवरी में भी SIPs के स्टॉपेज जो रेशियो था वो 109% था, फरवरी में वो बढ़कर 122% पर पहुंच गया है। SIPs का रुकना यानी जनवरी के मुकाबले फरवरी में और SIPs बंद हुई हैं, और अगर मैं डेटा देख रहा हूं तो तकरीबन 54,70,000 जो है वो SIPs डिसकंटिन्यू हुई हैं, जबकि 44,56,000 नई SIPs खुली हैं। यानी बंद होने वाली SIPs की तादाद ज़्यादा है, नई खुलने वाली SIPs की तादाद कम है। यानी लोग मार्केट में अब कम आ रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से भी अब गुरेज झिझक रहे हैं। वजह इसकी बड़ी ये है कि शायद अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट अभी और लंबा इसी मोड में चलेगा, पैसा लगाने से लोग बचना चाहते हैं। लेकिन सर इस कहानी को ना गुड नोट पर खत्म करने की कोशिश करते हैं जी। गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई है सर, वो कह रहे हैं कि निफ्टी जो है 25,500 तक जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि अभी से बाजार 41% की तेजी दिखा सकता है। सेंसेक्स देखिए ये रिपोर्ट्स हैं, हमने भी कल इसकी चर्चा की थी। मॉर्गन स्टैनली का जो बेस केस, बुल केस और बेयर केस जो सिनेरियो है हमने चर्चा की थी, लेकिन इन्वेस्टर के अगर हम मिजाज से सोचें, उनके वो किस तरह से सोचते हैं, अगर हम उसे देखें तो जब तक मार्केट्स में रियल एक्शन नहीं दिखाई देगा, रिकवरी नहीं आएगी, जब तक मार्केट चढ़ना शुरू नहीं होगा 15 दिन 20 दिन, जब तक इन्वेस्टर्स को ये भरोसा नहीं होगा, सेंटीमेंट की बात है कि मार्केट्स अब एक स्थायी तौर पर चढ़ना शुरू हो गई है, गिरावट अब खत्म हो गई है, उसके बाद शायद यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आएगी। और अभी के जो दुनिया भर के हालात हैं, चाहे ट्रंप के का जिस तरह का टैरिफ का मामला हो, अनसर्टेनिटीज हो, बिल्कुल, या भारत में ग्रोथ का जो नंबर्स हैं, या भारत में महंगाई को लेके जो एक नंबर आज आ गया है, बहुत शानदार नंबर है सर, उस पर भी चर्चा कर दीजिए। IIP के जो नंबर आए हैं जनवरी का वो 5.1 है, और महंगाई भी जो सर रिजर्व बैंक का जो कंफर्ट लेवल होता है 4% से वो नीचे आया है सर। बिल्कुल, 7 महीने के लो लेवल पर महंगाई आ गई है 3.61% पे, 4% से नीचे है। जनवरी में 4.31% थी जी। अब अगर इसको हम अक्टूबर के आंकड़ों से मिलान करें तो लगभग डबल थी महंगाई दर, 6.21% पे पहुंच गई थी। और उसके बाद से अब ये गिरावट आई, तो जाहिर तौर पर अब ये एक चीज पक्के तौर पर कही जा सकती है कि अप्रैल में जब RBI बैठेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के लिए, तब शायद कर्ज भी सस्ता और होने का रास्ता खुलेगा। तो महंगाई की एक राहत है, लेकिन क्या ये फौरी राहत है या ये एक स्थायी तौर पर राहत मिलने वाली है? क्योंकि अभी जो सीजन है वो सर्दियों का सीजन था, जहां पे कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी कम थी, महंगाई उस लिहाज से वेज थाली भी सस्ती हुई थी, सब्जियों की भरमार है अभी। और उसके अलावा जो हार्वेस्ट है, जिसमें सरकार का भी एक डेटा आया है कि 11.5 करोड़ टन का इस बार गेहूं का आउटपुट होने की उम्मीद है। तो अगर आटे की महंगाई कंट्रोल में रहती है, अगर दालों की महंगाई कंट्रोल में रहती है, आने वाले गर्मियों के महीनों में अगर सब्जियों की महंगाई कंट्रोल में रहती है, RBI भी तो कह रहा था सर कि मानसून सीजन जो इस बार है वो अच्छा रह सकता है। हाँ, RBI ने भी ये बात कही है, लेकिन फिर वही बात है कि अगले कुछ महीने लगातार अगर महंगाई कंट्रोल में रहती है, तब शायद ऐसा होगा कि जहां पे कि हमको मार्केट्स में और बाकी जगहों पर भी हमको अच्छे उत्साहजनक नतीजे दिखाई मार्केट के जानकार भी कह रहे हैं सर, बिल्कुल पूरे साल में जितने भी जो MPCs होंगी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, उसमें ना 0.25% और पूरे अगर देखें टेन्योर एक साल में तो 0.75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो सकती है। यानी जो कर्ज जो है आपका जो सस्ता हो सकता है, लोन जो है वो आपका सस्ता हो सकता है। हाँ, नहीं देखिए, इस साल के लिए यानी जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, उसके लिए RBI ने जो अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी
पॉलिसी दी थी जी। तो उन्होंने कहा था कि औसत महंगाई दर जो रिटेल महंगाई दर है वो 4.2% रहेगी। इस साल के लिए 4.8% का अनुमान रखा था। सर ये साल महंगाई के लिहाज से भारत पर भारी पड़ा। अगला साल क्या इसी जो आरबीआई का जो ट्रेंड है, आरबीआई के जो अनुमान है उस हिसाब से अगर 4% के आसपास अगर महंगाई दर रहती है तो आरबीआई के पास ये मौका होगा कि वो ग्रोथ को ज़्यादा तवज्जो दे और महंगाई पर अपना जो मॉनेटरी जो स्ट्रिक्टनेस है, सख्ती है, उस पर शायद थोड़ा सा चलिए आराम से। लेकिन ओवरऑल क्या है सर, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट्स। बिल्कुल, महंगाई का सस्ता होना आम आदमी की जेब के लिए एक तो बड़ी राहत है कि आपका जेब से जो महंगाई का बोझ था वो कम हुआ। अब सरकार क्या स्टेप्स लेती है ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी, जहां पे जीएसटी को लेके खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम यहां पर कुछ रेट रेशनलाइजेशन को करने की तैयारी कर रहे हैं। सर म्यूचुअल फंड के बाद अब हम बात करेंगे आपकी जेब से जुड़ी एक और खबर की, इंडसइंड बैंक की, जहां बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी के खुलासे करने के बाद जैसे मानिए कि हाहाकार मच गया। बैंक ने कहा था कि डेरिवेटिव लॉस से मुनाफे पर करीब 1500 करोड़ का असर पड़ सकता है। मंगलवार को बैंक के शेयरों में ऐसी गिरावट आई कि इसके मार्केट कैप से 19,000 करोड़ रुपए एक झटके में साफ हो गए। अब रिजर्व बैंक इस पूरे मामले को लेकर हरकत में आ गया। आरबीआई देख रहा है कि क्या बिना हेजिंग वाली फॉरेक्स लायबिलिटी सिर्फ इंडसइंड बैंक के साथ ही है या दूसरे बैंक भी इस तरह के खतरे की जद में। आरबीआई ने कई बड़े बैंकों से संपर्क किया है ताकि फॉरेक्स डेरिवेटिव मार्केट में उनकी हेजिंग पोजीशंस का पता लगाया जा सके। सर मेरा सवाल आपसे है कि इंडसइंड बैंक का मामला कितना बड़ा जोखिम दिखता है सर? नहीं, ये जाहिर तौर पे ये एक बड़े खतरे की तरफ संकेत करता है जो कि भारतीय जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी ओर इशारा जिसका दिखाई देता है। हाल में ही हमने देखा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का कोलैप्स का मामला आया जहां पे गड़बड़ियां आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले सामने आए। पीएनबी सर 271 करोड़। इसके अलावा हमने इससे पहले देखा था 2020 में यस बैंक का मामला था जहां आरबीआई को बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा, एसबीआई को आना पड़ा, सरकार को उस बैंक को बचाना पड़ा। पीएमसी बैंक का मामला हुआ। कई बैंक ऐसे हैं जहां पे कि इस तरह की चीज़ें आई। डीएचएफएल हुए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उनमें कई मामले कई इरेगुलरिटीज़ हैं जहां पे कि आपकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या लिक्विडिटी का कम होना है। आज जो अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला था वहाँ पे भी लिक्विडिटी को लेके मुश्किलें थी और आरबीआई ने उसके बाद बोर्ड को सुपरसीड किया। तो ये वो खतरे बताते हैं। प्लस अब जो मामला आ गया है कि आपका जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में आपके जो एक्सपोजर हैं। सर इस मामले को पहले समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना, हमारे व्यूअर्स को भी समझाइए। फॉरेक्स डेरिवेटिव ये मामला है क्या? फॉरेक्स हर बैंक क्या बहुत सारी कंपनियां भी, आईटी की कंपनियां भी, जब हम अपने लॉसेस को मतलब आप कहिए कि करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं ताकि जो उनका फॉरेक्स करेंसीज में ट्रेड करते हैं ताकि कुछ अगर लॉसेस वगैरह होते हैं तो उनको वो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। उसमें हेजिंग की जाती है। हेजिंग का मसला होता है पूरा। यहाँ पे शायद हेजिंग को इंटरनली उन्होंने किया, अब वो उसका ऑडिट कर रहे हैं कि किस तरह से उसमें 1500 करोड़ रुपए का जो लॉस है वो होने की आशंका जताई जा रही है। अब आरबीआई ने ये किया है कि सभी बड़े बैंकों को बुला लिया है, उनसे कहा है कि आप अपनी जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में आपकी जो पोजीशंस हैं वो बताइए और अपने ट्रेडिंग के डेटा दिखाइए, अपनी बुक्स लेके आइए और बताइए कि क्या आपके जो हेजिंग की गई है वो और जो ट्रेडिंग है वो बराबर बैठ रही कि नहीं। हाँ। तो इससे दो पर्पस सॉल्व होंगे। एक तो आपके जो कितना आपके ऊपर खतरा है, आप क्या सही से आपकी बुक्स हैं कि नहीं ये पता चल रहा है, और दूसरा आरबीआई इनके जो इंटरनल कंप्लायंस हैं जी उसको भी आरबीआई अब नज़र डाल पाएगा, उसमें देख पाएगा कि क्या ये वाकई वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसले जो हैं जी वो ठीक हैं या नहीं है। तो एक आरबीआई का अब बड़ा पर्पस है इस इंडसइंड बैंक के मामले को लेके, जहाँ पे कि बैंकिंग सेक्टर की इस जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का जो एक नया मसला सामने आया है वहां उसको आरबीआई सॉल्व करना चाहता है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सर, क्या इंडसइंड बैंक को लेकर उतना चिंता जताने की ज़रूरत है या नहीं? जो भी जिनका भी खाता इंडसइंड बैंक में है, उनके एफडीज हैं, उनको लेकर भी क्या कुछ समस्याएं हैं कि नहीं? और उसके साथ आप बताइएगा कि उनके जो मालिक साहब हैं उनकी तरफ से भी कुछ सफाई आई है? नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैंक में पैसा डालने के लिए, कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए तैयार हैं अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा है। जो बैंक के जो सीईओ हैं उन्होंने उसको बोला है कि ये हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम्स है, लिटमस
इंटरेस्ट है, लेकिन आरबीआई ने उनका जो टेन्योर है उसको 3 साल की जगह 1 साल ही बढ़ाया और वहाँ से भी आशंकाएं पैदा हुई। लेकिन कुल मिला के बैंकिंग सिस्टम को लेके जो एनपीएस का शिकार हुआ, हालांकि पिछले कुछ वक्त में यहाँ थोड़ी राहत दिखी है, लेकिन आप सोचिए कि पिछले साल ही रिजर्व बैंक को ये बताना पड़ा कि आप जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग है, पर्सनल लोन्स हैं, वहाँ पर आप नज़र रखें, वहाँ पर आपके लिए खतरा है, आपको संभल कर चलना होगा। माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है, पूरा जो इंस्टीट्यूशन है, एमएफआईज हैं, वो इस वक्त एक बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनके सामने एनपीएस बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के सामने कुछ चुनौतियां जरूर हैं जिनको आरबीआई को एड्रेस करना होगा, ताकि इंडसइंड बैंक जैसा बड़ा बैंक है वहाँ इश्यूज ना हो। हालांकि अभी जो डिपॉजिटर्स की जहाँ तक बात है वहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसको लेके अभी चिंता की जाए। आरबीआई की नज़र है, सरकार की भी जाहिर तौर पे नज़र होगी, और खुद इंडसइंड बैंक का मैनेजमेंट भी, क्योंकि बैंक का देखिए मसला, कोई भी बैंक में पैसा इस वजह से नहीं जमा कराता कि ये बैंक मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए जमा करा रहा हूं मैं पैसा, ये बैंक मेरा पैसा अच्छे से रखेगा, कोई इसलिए नहीं पैसा रखता। बैंक में कोई भी पैसा जमा कराता है तो वो ये देख के करता है कि यहाँ पे मेरा पैसा सेफ कितना है, और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में साख का मसला सबसे बड़ा मसला है। जहाँ एक बार साख अगर टूटती है तो यस बैंक को बरसों लग गए तब उसको अपनी साख बचा पाया। जब सरकार सामने आ गई, जब एसबीआई का कंसोर्शियम सामने आ गया, आरबीआई ने बैंक को सुपरसीड किया, तब जाके बरसों में अभी भी उसकी इमेज उतनी अच्छी नहीं बन पाई है। हाँ, तो बैंकों के सामने साख का मसला सबसे बड़ा मसला है, और वही वजह है कि करोड़ों लाखों डिपॉजिटर्स वहां पैसा लगाते हैं। सर, इस कहानी को इस एंगल से भी जोड़ा जाए क्या? डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट को बढ़ाने की बात की जा रही है, ये देखिए कितना ज़रूरी हो जाता है। किसी बैंक के कोलैप्स होने पर जो चीख पुकार जो मच जाती है, हाहाकार मच जाता है, लाइनें लग जाती हैं कि मेरा डिपॉजिट निकालने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है सर कि जो 5 लाख का जो लिमिट है इंश्योरेंस का, उसको या तो 10 लाख कीजिए, 12 लाख कीजिए या 15 लाख कीजिए। आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, दूसरे फैक्टर्स हैं, गरीब लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनका पैसा अगर किसी बैंक में पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको एफडी है या सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, अगर वो बैंक बैठता है, डूब जाता है, तो फिर क्या केवल 5 लाख रुपए किसी परिवार के भरण पोषण के लिए, उसको घर चलाने के लिए पर्याप्त होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए सरकार भी कोशिश कर रही है, और ये बात पीछे सामने भी आई जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला आया, कि सरकार ने साफ तौर पे कहा कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से डिपॉजिट इंश्योरेंस को, कवरेज को बढ़ाया जाए, खास तौर पर जो गरीब तबका है, छोटा डिपॉजिटर है, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया। मनी सेंट्रल के जितने भी तमाम जो मुद्दे थे उसको आसान भाषा में समझाया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।